यार अगर आपने ना एचआर में काम किया है या फिर स्पेशली रिक्रूटमेंट्स में काम किया है तो एक सपना ना बन ही जाता है और वो है कि अपनी स्टाफिंग एजेंसी हो। यस, अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसी होनी चाहिए। लेकिन अगर अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसी सेटअप कर भी लेंगे तो आगे काम कैसे करेंगे? और अगर रिक्रूटमेंट एजेंसी है तो कहीं ना कहीं काम करने में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, उसे कैसे सॉल्व करें? तो अगर आप ऐसा ही सोच रहे हैं तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इसको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टाफिंग एजेंसी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो भी स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पे मैं जो चीजें डिस्कस करने वाली हूँ वो वहां से डिस्कस करने वाली हूँ कि आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसी है या आप सेटअप करना चाहते हैं तो वहां पे काम कैसे करना है, इसको कैसे सेटअप करना है, वो कौन कौन से लाइसेंसेज हैं, किस में आपको रजिस्टर करना है, मैं यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप वो भी सेशन चाहते हैं तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे स्पेशली क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट्स आए हैं इस पर कि मैम स्टाफिंग एजेंसी में काम कैसे करें, कैसे डिवाइड करें, किस तरीके से कंपनी से डीलिंग हो, तो यहाँ पे ये स्टेप बाय स्टेप कुछ 10 पॉइंट्स है। अगर ये सेशन बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है तो मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, 5 पॉइंट्स एंड 5 पॉइंट्स। अदरवाइज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करके चाहती हूँ कि एक में ही चला जाए, जिससे पूरा प्रोसेस एक में ही हो जाए, राइट। सो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट क्या हो सकता है? सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग द कंपनी। नाउ सी, यहाँ पे मेरे पास क्लाइंट्स हैं 5, 10, 50, 100, जितने भी क्लाइंट्स हैं। यहाँ पे अब हम एक कंपनी को कंसिडर करके चलेंगे। जैसे मेरे पास एक कंपनी से कोई डिमांड आई तो हमें क्या करना है? सबसे पहले उस कंपनी को समझना है। देखिए, अगर हमें कहीं भी डिफिकल्टी आ रही है अभी सेटअप करने में, या फिर हम करते हैं काम और उसमें डिफिकल्टी आ रही है, ज़्यादा अच्छे से हम काम को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो सारे फैक्टर्स और ये जो स्टेप्स है ना, उसमें हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे होंगे, राइट। सो हमें स्टार्टिंग से देखना है। सबसे पहले हमें करना है अंडरस्टैंड कंपनी। कंपनी को अंडरस्टैंड करना है, उसके विजन, मिशन, कल्चर, सबके बारे में अच्छे से स्टडी करिए। देखिए, एक कंपनी की एक रिपोर्ट बना के रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली जब हम किसी कंपनी से मिलते हैं, मतलब हमारा किसी कंपनी से टाई अप होता है, तो उनका एक प्रॉपर इंट्रो एंड एवरीथिंग आता है। ओके, सो हम उसको रख सकते हैं, उसको देख सकते हैं प्रॉपर, उसका विजन, मिशन, कल्चर क्या है, ओनर्स कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, और बेसिकली वहाँ उस कंपनी का पर्पस क्या है, कौन से गोल्स लेके चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। क्योंकि अगर आपको उस कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म काम करना है तो ये सारी चीज़ें समझनी ज़रूरी है। अदरवाइज आप ऐसे ही कोई भी टेम्पररी स्टाफ देते रहेंगे और फिर बात नहीं बनेगी। क्या होगा? बार बार या तो स्टाफ छोड़ के जाता रहेगा, कैंडिडेट्स छोड़ के जाते रहेंगे, या फिर वो मज़ा नहीं आएगा, उन्हें कैंडिडेट्स वो नहीं मिलेंगे जो एक्चुअली उन्हें चाहिए, राइट। सो ये देखना ज़रूरी है कि कंपनी क्या गोल्स फॉलो करके चल रही है और उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है। अगर आप ये चीज़ नहीं देखेंगे तो बस काम नहीं हो पाएगा। इसके बाद आ जाता है सेकेंड, कंपनी को तो अंडरस्टैंड कर लिया भाई, उसकी मैन पावर को भी समझना जरूरी है। हमारे पास रिक्वेस्ट आई है थ्रू मेल या फिर फेस टू फेस या जैसे भी जो भी प्रोसीजर होगा उसके थ्रू हमारे पास हायरिंग की रिक्वेस्ट आई है, तो उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, बल्क हायरिंग भी हो सकती है, तो बल्क हायरिंग किस तरीके की, कैसी, क्यों, कैसी चाहिए, मतलब क्यों, क्या पर्पस है उस बल्क हायरिंग का, इतने सारे पर्सन्स क्यों चाहिए। मतलब यहाँ पे हम ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि आपको क्यों चाहिए। क्यों चाहिए का मतलब यहाँ पर ये है कि पर्पस क्या है, वो पर्पस फुलफिल हो तो हम वैसे ही कैंडिडेट्स प्रोवाइड करें, राइट। उसके बाद अगर आपके पास फ्यू एम्प्लॉयज आ रहे हैं या पूरा एंटायर कंपनी आ रही है, कोई ब्रांच आ रही है कि पूरे ब्रांच के रिक्रूटमेंट्स हमें करने हैं, या फिर हमें कुछ फ्यू रिक्रूटमेंट्स करने हैं, या फिर हमें कुछ डिपार्टमेंट्स पूरे पूरे रिक्रूट करने हैं, या डिपार्टमेंट के कुछ फ्यू एम्प्लॉयज करने हैं, तो सब तरीके की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो। अब ये सारी ही रिक्वायरमेंट्स अलग अलग समझने की क्यों जरूरत है? क्योंकि हर टाइप की रिक्वायरमेंट के लिए हर अलग अलग टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं, राइट। और अगर आपने रिक्रूटमेंट्स में काम किया है तो आप ये समझ रहे होंगे कि बल्क हायरिंग में हम कैसे कैंडिडेट्स भेजते हैं और फ्यू एम्प्लॉयज भेजने हैं तो कैसे। एक्चुअली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझना जरूरी है, प्रॉपर प्रोफाइलिंग समझना जरूरी है, अदरवाइज काम नहीं बन पाएगा। ये तो बात हो गई कि मैन पावर रिक्वायरमेंट्स को समझो ऑन द होल, मतलब बल्क हायरिंग समझ ली हमने, फ्यू एम्प्लॉयज करना है, डिपार्टमेंट करना है, प्रॉपर कंपनी करनी है, कोई हेड ऑफिस करना है, ब्रांच ऑफिस करना है, रिक्रूट, ये तो हमने इस लेवल पे समझ लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा थर्ड, और वो है एनालाइज जेडीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की स्किल्स क्या रहेंगी, क्वालिफिकेशन क्या, एक्सपीरियंस क्या, कहाँ लोकेशन, क्या पैकेज,
एवरीथिंग। यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा टकराती हैं। बार बार ये ऐसा होता है कि हमने कहीं और का कैंडिडेट भेज दिया, वो उस लोकेशन के लिए रेडी नहीं है। क्या हुआ, जैसे हमें पता है दिल्ली में कंपनी है, हम भी दिल्ली में है, दिल्ली में कंपनी है, हमने इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया कि जो लोकेशन चाहिए वो उसे चंडीगढ़ के लिए चाहिए, या फिर कहीं और के लिए चाहिए, साउथ के लिए चाहिए, ईस्ट के लिए चाहिए, किसी और जगह के लिए चाहिए। हमने दिल्ली का ही पर्सन भेज दिया और वो दिल्ली के लिए ही रेडी है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स फॉल होते हैं, ऑब्वियसली वो वहाँ नहीं जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। तो इसलिए ये चीज़ें कंसिडर करना ज़रूरी है। फिर पैकेज बहुत ज़रूरी है कंसिडर करना कि एक्चुअल में वही पैकेज है या नहीं है। ये सिर्फ खाली एक अंदाज़ा लगाते रहना कि यार जाएगा ना कंपनी में तो शायद हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जब इंटरमीडिएरी के थ्रू जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स रेडी नहीं होते, ठीक है। तो कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लग रहा होता है यार पता नहीं मुझसे तो बात कुछ की थी और यहाँ पे कुछ। तो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो कंप्लीट जेडी एनालाइज़ करना ज़रूरी है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना ज़रूरी है और कैंडिडेट से इस बारे में बात करना भी ज़रूरी है। तो चलते हैं 4th पॉइंट पे। चलते हैं 4th, और ये है हमारा चेक डेटाबेस। अब मेरे पास बहुत सारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होंगे क्योंकि मेरी एक रनिंग स्टाफिंग एजेंसी है। यहाँ पे मैंने इससे पहले का प्रोसेस नहीं बताया कि रजिस्टर्स को कैसे, कैंडिडेट्स को कैसे रजिस्टर कराया जाता है, कंपनी को हम कैसे टाइप्स करते हैं, इस पर एक सेपरेट ही सेशन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा डेटाबेस है जो हमारे पास रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, वहाँ से हम देखेंगे और जो हमारी सोर्सिंग टेक्निक्स है वो अप्लाई करेंगे साइमल्टेनियसली, राइट। दोनों ही चीज़ें। आई होप सो अगर आप एक कंसल्टेंसी में है तो आपको डेटाबेस मैनेजमेंट अच्छे से आता होगा कि कैंडिडेट्स को डेटा कैसे मेंटेन किया जाता है। ये भी अपने आप में एक ट्रिक है। तो क्योंकि बहुत सारा डेटा हो जाता है कंसल्टेंसीज के पास, स्टाफिंग एजेंसीज के पास, तो वो भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो वो जो हमारा डेटा है वो हम देखेंगे, कैंडिडेट्स को अप्रोच करेंगे और वहाँ पे हम कोल्ड कॉलिंग भी करेंगे। बहुत बार ऐसा होगा कि कुछ कैंडिडेट्स से हम फर्स्ट टाइम बात करेंगे, कुछ कैंडिडेट्स से हम बहुत बार बात कर चुके होंगे पहले, तो हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। ये देखना पड़ेगा कि भैया वो आज की तारीख पे रेडी भी हैं, दैट इज कैंडिडेट्स अवेलेबिलिटी, उनकी अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, उन्हें अप्रोच करिए कोल्ड कॉलिंग से, सोर्सिंग की जो आपकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं उनसे। और ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट्स को अप्रोच करें, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि बहुत सारे स्टाफिंग एजेंसी में कैंडिडेट्स आते हैं यार कोई भी जॉब दिलवा दो, कोई भी जॉब दिलवा दो। यहीं पे हम फेल होते हैं कि हम सोचते हैं यार शायद ये कैंडिडेट वहाँ फिट हो जाएगा, लेकिन कंपनीज ऐसे फिट वाले कैंडिडेट्स नहीं देख रही होती हैं कि चलो इसको यहाँ लगा दें, इसको वहाँ लगा दें, इसको यहाँ लगा दें। नहीं, जो उनका प्रोफाइलिंग है उसी के अकॉर्डिंग उन्हें कैंडिडेट चाहिए, तो वैसा ही कैंडिडेट भेजिए। आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स दिस थिंग कि स्टाफिंग एजेंसी किसी को भी कहीं पे भी बढ़ाने में लगी रहती है, तो प्लीज़ ये वाला काम ना करें। बहुत बार इस तरीके से होता है, हमें लगता है कि यार ये हो जाएगा तो हमारा कमीशन बन जाएगा। ऐसे नहीं होता, कंपनी और फेली में ही जाती है कि आप कोई भी कैंडिडेट किसी भी प्रोफाइल में भेज देते हो। लाइक अगर वो कह रहा है कि भाई उसे डिज़ाइनिंग में कोई पर्सन, किसी का डिप्लोमा चाहिए या फिर डिग्री चाहिए, एनिमेशन में डिग्री चाहिए इस तरीके से, तो अब आपने किसी की सर्टिफिकेशन या वैसे ही किसी के कोर्स वाले बंदे को भेज दिया, वहाँ कंपनी में नहीं चलेगा यार इस तरीके से, राइट। तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी, उसने साफ साफ बोला था कि भाई मुझे बीएससी एनिमेशन ही चाहिए। आपने क्या कहा, इसने कोर्स किया हुआ है 2 महीने का एनिमेशन का, चलो यार इसको चिपका देते हैं, और इसने काम किया हुआ है। नहीं, ऐसे नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट है दिस प्लस एक्सपीरियंस, तो वो ही चलेगी, तो वो कैंडिडेट रिजेक्ट हो ही जाएगा। ये एक जस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज 5th एंड दिस इज प्री टेस्ट। नाउ हो सकता है बहुत बार कंपनी आपको बताएं कि आपको ये वाले टेस्ट पास करके कैंडिडेट को भेजना है, ऐसे नहीं कि किसी को भी उठाकर भेज दिया। यहाँ पे क्योंकि ये भी हो सकता है कि जो कंसल्टेंसीज हैं उनकी अपनी वेबसाइट्स हो, वहाँ पे लोग अप्लाई करते हैं और वहाँ पर कुछ टेस्ट वगैरह उन्होंने डाले हुए हैं, प्री टेस्ट, जो कि टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद ही कैंडिडेट अप्लाई कर सके, तो वहाँ बहुत सही है। ऑब्वियसली वो प्री टेस्ट हो जाएंगे। बहुत सारी जगह ऐसी होंगी जैसे स्टाफिंग एजेंसी बहुत स्मॉल हैं, छोटी हैं, छोटी जगहों पे भी हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपके कुछ इन हाउस आपने कुछ ड्राफ्ट कर रखे हो, कुछ टेस्ट हो सकता है, कुछ रिलेटेड टू कम्युनिकेशन स्किल्स, एनीथिंग, रीजनिंग एप्टीट्यूड, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके के जो टेस्ट हैं वो क्वालिफाई कर लें, ओके। कुछ टेलीफोनिक राउंड लेना है, कुछ कोई वर्चुअल राउंड लेना है, अगर कुछ ऑनलाइन आपको इंटरव्यू लेना है तो उस तरीके के इंटरव्यूज़ यहाँ पर आप ले लें, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हाँ ये कैंडिडेट फिट हो रहा है, ओके। इसके बाद आ जाता है 6th एंड दिस इज शॉर्ट लिस्टिंग। शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं इसका मेरा एक प्रॉपर सेशन है एचआर रिक्रूटर की प्लेलिस्ट में, वहाँ से आपको मिल जाएगा। वैसे शॉर्ट लिस्टिंग हमेशा सारे क्राइटेरियाज देखकर, उसके बाद टेस्ट, स्क्रीनिंग, कोल्ड कॉलिंग, सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा फिट होता है वो ही शॉर्ट लिस्टिंग में आता है। यहाँ पर बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आप शॉर्ट लिस्टिंग के लिए अप्रूवल के पास, कंपनी के पास अप्रूवल के लिए भेजें,
ये हो सकता है ना। ये हमेशा टर्म्स, एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स पे डिपेंड करेगा आपके कंपनी से क्या टर्म्स हैं। ओके, इसी पे ही अप्रूवल होगा। हो सकता है कंपनी कहे कि बस आपको इतना पोर्शन करके देना है कि भाई आप अपना ये सारी क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं, ऐसा कैंडिडेट आपने एक प्री टेस्ट करवा लिया हो या फिर आपने एक टेलीफोनिक इंटरव्यू ले लिया और उसके बाद आप मुझे हमारे तक कैंडिडेट भेज दीजिए, हमारे एचआर्स हैंडल करेंगे। बहुत बार टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स में ऐसा होता है। तो प्रोसीजर वहां से फिर शॉर्टलिस्टिंग का ऐसे हो जाएगा कि आपने यहाँ तक आपने शॉर्टलिस्टिंग कर दी और फिर कैंडिडेट्स वहां सेंड कर दी। कैंडिडेट्स को बेवकूफ ना बनाए, कैंडिडेट्स को बता के भेजें कि भैया वहां पे भी इंटरव्यू होने वाला है, प्रॉपर प्रिपेयर करके जाएं। यहाँ पे से मैं सिर्फ आपको सेंड कर रहा हूँ, वहां पे प्रॉपर प्रोसीजर है, वो ही एचआर आपको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ की शॉर्टलिस्टिंग मैं करके आपको भेज रहा हूँ, लेकिन वहां पर होगा ही होगा, क्योंकि बहुत बार यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि कैंडिडेट सोचता है यार मेरा तो यहाँ पे इतने सारे टेस्ट और सब कुछ हो गया तो बस कंप्लीट हो गया, मेरा स्टाफिंग एजेंसी वाला काम हो गया और स्टाफिंग एजेंसी भेज रही है, उसका कंपनी से टाई अप है तो बस मैं सिलेक्ट हो गया। नहीं, आई हैव सीन सो मेनी कैंडिडेट्स जो यहाँ पे रिजेक्ट होते हैं और उन्हें डाउट होता है कि हम रिजेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, सो ये भी ना करें। सी, दोनों तरफ से हमें बैलेंस करना है। हम एक स्टाफिंग एजेंसी चला रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि कंपनी जिनसे हमारे टाई अप से वो भी खुश रहें, मतलब उनके क्राइटेरियाज फुलफिल हों और जो कैंडिडेट है वो भी ट्रांसपेरेंट रहे, उसे पता रहे यार चाहे जो भी होता है स्टाफिंग एजेंसी बिल्कुल सही बोलती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका ये काम है। ये आज नहीं है कि हाँ जब मुझे आज कमीशन मिल जाए, मुझे इस पे कमीशन मिल जाए, उस पे कमीशन मिल जाए, खत्म कहानी। लॉन्ग टर्म में आपको सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रखनी पड़ेंगी, तभी एक कैंडिडेट और कंपनी आपसे टिकेगी। ओके, सो यहाँ पे हो गया ये। उसके बाद आ जाता है, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ बार बार एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो चलिए 7th पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं, चेक एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही आपको पता होंगे, लेकिन हो सकता है एक होता है जनरल कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो आपका हर कंपनी से जर्नली होता है। बहुत बार ऐसा होगा कि कंपनी आपका जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट है वो देखेगी, उसमें कुछ टर्म्स ऑल्टर करना चाहेगी। वो कहेगी कि नहीं यार ये जो टर्म्स है ना, इसमें 5वीं 6ठी 7वीं ये वाली नहीं चलेंगी, इसमें ये वाली चलेंगी ऑल्टर होके। मतलब ऐसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आप कमीशन कैंडिडेट से लेंगे या फिर उसकी सैलरी में से डिडक्ट होगा, इस तरीके से कुछ टर्म्स डिफरेंट हो सकती हैं, ये कुछ भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे मैं कुछ खास ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगी, अदरवाइज आप सेंटिमेंटल हो जाएंगे कि यार ये कंडीशन नहीं होती है, वो नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं कि आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराएंगे, हम नहीं कराएंगे, आप एक थर्ड पार्टी से कराएंगे, पेरोल यहाँ से होगी वहाँ से होगी। तो इस तरीके की कंडीशंस बहुत बार कंपनी ऑल्टर करती हैं इंडिविजुअली। मतलब स्टाफिंग एजेंसी का जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें हम बहुत सारी कंपनीज ये चेंजेस करती हैं कि भाई आपका ये ठीक है कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, लेकिन हमारे लिए ये वाली टर्म्स आप चेंज कर दो। राइट, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो टर्म्स एंड टर्म्स क्या है उसमें, और ये कैंडिडेट्स को भी बतानी ज़रूरी है। मतलब जो कैंडिडेट्स को इफेक्ट करती हैं वो वाली टर्म्स कैंडिडेट को पता होनी चाहिए। लाइक जैसे ये कमीशन का ही केस है, अगर हम स्टूडेंट से चार्ज कैंडिडेट से चार्ज करेंगे कि मतलब हम कंपनी से नहीं चार्ज करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी से टाई अप ये होता है कि भाई आप कैंडिडेट से ले लेना 50%, 30%, 20%, जो भी सैलरी उसकी फर्स्ट आएगी। ओके, सो होता है ये बहुत जगह। ओके, सो अब क्या होगा, तो ये चीज़ क्लियर कैंडिडेट को पहले होनी चाहिए। ऐसा कोई सरप्राइज सा नहीं होना चाहिए कि भाई कट गई एकदम से डिडक्शन और फिर पता नहीं। ठीक है, सो राइट, तो ये हो गया हमारा 7th एग्रीमेंट्स एंड अप्रूवल्स। और उसके बाद आ जाता है 8th, एंड दिस इज बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। यस, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के भी 2 केसेस हो सकते हैं। ये हो सकता है कि कंपनी कहे कि भाई मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है, मतलब ट्रस्ट हो ना हो। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तो हम अपने आप ही थर्ड पार्टी से कराएंगे, या फिर हो सकता है भाई मुझे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करके दो और उसकी प्रॉपर रिपोर्ट करके दो। कैंडिडेट भेज रहे हो तो सब कुछ काम करके दो। राइट, तो कंपनी ऑब्वियसली कंपनी अपने इंटरनल एचआर से करा सकती है या फिर कंपनी एक थर्ड पार्टी से करा सकती है। ठीक है, उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का प्रोसेस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अच्छा, जर्नलिस्ट की प्लेलिस्ट में वहां से आप चेक कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो बता सकते हैं। ओके, अब अगर हमें करना है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तो सेम वही प्रोसेस है कि हो सकता है हमने भी कोई थर्ड पार्टी हायर की हुई हो जहाँ से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता हो, प्रॉपर उसकी रिपोर्ट वगैरह हम सबमिट कर सकते हैं कंपनी के पास, या फिर हमारे अपने ही इंटरनल रिक्रूटर्स हो, हमारा अपना स्टाफ हो जो कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पे काम करता हो। ओके, दोनों ही केसेस में यही केसेस हो सकते हैं। तो ये कंप्लीटली टर्म्स पे डिपेंड करेगा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का प्रोसेस वो मैं डिस्कस कर ही चुकी हूँ। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं 9th पे। ये है ट्रेनिंग, एंड अगेन ट्रेनिंग भी डिपेंड करेगी कंपनी के टर्म्स पे। नाउ इसमें भी मैं बता देती हूँ ट्रेनिंग के क्या प्रोसीजर्स होते हैं। स्टाफिंग एजेंसी के बहुत बार टाई अप्स होते हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, या फिर स्टाफिंग एजेंसी बहुत सारे लोगों को जो मेल करती है जॉब्स के लिए और कैंडिडेट सप्लाई करते हैं। तो क्या प्रोसेस होता है कि जब कैंडिडेट्स वहाँ पे जाते हैं कि भाई आपके यहाँ से मेल आया था जॉब का, तो क्या होता है एक मिनी ट्रेनिंग कोर्स उन्हें ऑफर किया जाता है, जैसे कि 3 मंथ्स का हो सकता है, 6 मंथ्स का, 2 मंथ्स का। राइट, कि जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो ये है, वो आपको फुलफिल करनी है,
ये वाला कोर्स आप कर लो और इसके लिए आप एक फीस पे कर दो और उसके बाद हम कंपनी में आपका इंटरव्यू करा देंगे। ये भी एक प्रोसेस होता है, मतलब इसके भी कई प्रोसेस हो सकते हैं। स्टाफिंग एजेंसी का पहली बात तो टाई अप एक इंस्टीट्यूट से, कि आप स्टाफिंग एजेंसी के पास गए, उसने आपको रजिस्टर किया और एक कोर्स, ट्रेनिंग कोर्स में भेज दिया। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है लेकिन ट्रेनिंग नहीं है इस कंपनी में जाने की, जैसे बहुत सारी कंपनी है 10, 20, 50 उसी तरीके की वैकेंसी बार बार आती रहती है, तो 2 या 3 महीने बाद आप हो जाओगे और आप फिर इंटरव्यू दे सकते हो वहाँ कंपनी में, अगर आप ये कोर्स कर लोगे। तो ये भी प्रोसेस हो सकता है कि इंस्टीट्यूट से टाई अप है, ये भी हो सकता है कि स्टाफिंग एजेंसी के यहाँ ही वो कोर्सेज होते हों, मतलब वो भी अगेन एक टाई अप ही होता है कि मतलब ऐसा तो है नहीं कि कंपनी में कोर्सेज हो रहे होंगे, लेकिन ट्रेनिंग के मेथड्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि भाई ट्रेनिंग पीरियड कंपनी में जाके पहले हो, तो ट्रेनिंग पीरियड की जो सैलरी है वो कुछ डिफरेंट होगी। तो ये कंप्लीटली एग्रीमेंट्स पे डिपेंड करेगा। 3 केसेस मैंने आपको बता दिए हैं। फर्स्ट इज ट्रेनिंग में कि टाई अप होगा किसी इंस्टीट्यूट से, कि जैसे ही आप उस स्टाफिंग एजेंसी के पास गए उसने आपको बताया कि भाई यहाँ से ट्रेनिंग होगी आपकी और उसके बाद आप प्रिपेयर हो जाओगे। दूसरा, वहीं पे स्टाफिंग एजेंसी वहीं पर भी ट्रेनिंग हो सकती है कि आपकी 2 मंथ्स की ट्रेनिंग चलेगी और उसके बाद आपको वहाँ भेज दिया जाएगा। एंड थर्ड इज, वो दोनों थोड़े सिमिलर से हैं कि इंस्टीट्यूट से टाई अप है और वहीं पर ही है। और थर्ड इज कि कंपनी में जाके आपकी ट्रेनिंग होगी 2 मंथ्स की, तो 2 मंथ्स की सैलरी डिफरेंट होगी और उसके बाद आपको सैलरी दूसरी मिल जाएगी। 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, अलग अलग कोई भी कोर्स हो सकते हैं, ये जस्ट एग्जाम्पल है, राइट। और उसके बाद फिर आपकी उसके बाद आप एक टेस्ट वगैरह ऑब्वियसली क्वालिफाई करेंगे ट्रेनिंग के बाद और फिर आपकी जॉब लग जाएगी। ओके, सारे ही केसेस होते हैं, लेकिन अगेन अगर कैंडिडेट्स मुझे देख रहे हैं तो ज़रूर रिसर्च कर लें, प्रॉपर जेन्यून हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी कोर्स वोर्स की इतनी फालतू सी फीस पे कर दें और बाद में पता चला कि ठन ठन गोपाल कहीं जॉब वॉब नहीं लगी, उन्होंने कहा कि नहीं आप तो फेल ही हो गए, आप नहीं कर पाए अचीव, चाहे आप कर भी पाए हो, ठीक है। मतलब आप इंटरव्यू में फेल हो गए हैं या फिर आपके पास कॉल आएगी, इस तरीके की कुछ चीज़ें हों, तो प्लीज़ मेक श्योर कर लें। और दूसरा, वो कोर्स भी वैल्यूएबल हो, प्रैक्टिकल थियोरेटिकल सब टाइप की नॉलेज आपको मिल रही हो। प्लीज़ रिव्यूज़ ले लें, किसी ने कोर्सेज वगैरह वहाँ पे किए हुए हो तो जेन्युइनली खुद से जाके, ये नहीं कि आप वहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में गए, मतलब आप स्टाफिंग एजेंसी में गए, उन्होंने 2, 4, 5 जने ऐसे बिठाए हुए हैं और अपनी कंपनी की वेबसाइट पे रिव्यूज़ दिखाए हुए हैं कि देखिए आपने ये देखिए इन्होंने यहाँ पे ना क्वालिफाई किया और ये देखो कितने अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ हैं इनके। यार वो बिठा के रखे जाते हैं। अगर खुद ही कंपनी इस तरीके से आपको दिखा रही है कि ये देखो मेरे रिव्यूज़ कितने अच्छे, तो वो नॉर्मली ऐसे ही होता है कि जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है तो वहाँ पे एक स्टूडेंट से कहा जाता है, भई अब तुम रिव्यू भी लिख दो। तो अब ऑब्वियसली बहुत ही कम कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो जेन्युइनली लिख देंगे वहीं बिठा के। जब आप रिव्यू लोगे तो आप यही कह देंगे ना कि टीचिंग स्टाफ अच्छा है, बेस्ट स्टाफिंग एजेंसी ये वो, ठीक है? तो इस तरीके के रिव्यूज़ नहीं, आप अपने आप से खुद रिसर्च करें, लोगों को सर्च करेंगे वहाँ से किसी ने कोर्स किया भी है, नहीं किया है तो ही हो, राइट। तो वैसे तो ये स्टाफिंग एजेंसी का सेशन था, लेकिन मैंने कैंडिडेट्स को भी बहुत सारी यहाँ पे टिप दे दी। तो चलिए लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं और ये आता है हमारा 10th सबमिशंस। सबमिशंस क्या है? अब हमें सारी चीज़ सबमिट करनी है। अब भाई सबमिशंस क्या करने हैं, इतनी सारी तैयारी करिए तो ये सारे सबमिशंस तो करने ही पड़ेंगे। प्री टेस्ट, इंटरव्यू, बीजीवी और जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि ये सारी चीज़ें क्रॉस करने के बाद ही कैंडिडेट हमारे पास आएगा, ये सारी चीज़ें आप अपने एंड से कंप्लीट कर लो और उसके बाद कैंडिडेट को भेजो, तो ये सारी चीज़ें चली जाएंगी। नाउ देयर आर 2 वेज ऑब्वियसली, अगर आपका लोकल कंपनी स्टाफिंग एजेंसी लोकल है और कंपनी लोकल है तो ऑब्वियसली आपके यहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव जा सकता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर कंपनी तक। अदरवाइज एक बहुत ही सही तरीका है और वो ये है, क्या है? वो है कि जो कैंडिडेट है आप उसको सेंड कर दीजिएगा और मेल कर दीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ, और कुछ होगा तो ऑब्वियसली वो आप ऑब्वियसली कॉल पे डिस्कस कर लेंगे, राइट। सो दिस इज़ लाइक कंप्लीट प्रोसेस। ये एक कैंडिडेट को भेजने का कंप्लीट प्रोसेस है। कैंडिडेट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये भी हो सकता है कि वहाँ पे इंटरव्यू होगा जाके, होता नॉर्मली है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल एंटायरली जो स्टाफिंग एजेंसी ने भेज दिया बस वो बिल्कुल रख ही लिया कंपनी ने। कंपनी का कुछ तो एक प्रोसेस होता ही है जिसको वो फॉलो करते हैं कि हाँ भाई स्टाफिंग एजेंसी के यहाँ से आया है तो उसके बाद हमें कैंडिडेट को देखना ही देखना है। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पे मैं बहुत सारे कमेंट्स अब वेट करूँगी क्योंकि मेरी तरफ से ये डन है। आप लोग क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं? प्लीज़, आपकी स्टाफिंग एजेंसी है, अगर आप एंटरप्रेन्योर्स हैं, और बहुत बार मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत मन से रिक्वेस्ट की थी इस सेशन की कि बताएं कि कैसे आती है और क्लाइंटेज वगैरह कैसे ली जाती है, उस पर भी मैं सेशन बना दूँगी। इससे रिक्वेस्टेड कोई सेशन आपको चाहिए, कैंडिडेट्स भी जो देख रहे हैं जो हेल्पफुल है तो मुझे ज़रूर बताएं। Until next video, all the very best. Stay happy, stay safe. Thanks for watching. Bye bye.